मकसद क्या हो सकता है? जो कुछ भी है शाह एपिटस, बेशक यह हुकूमत तेरी है और मैंने मकामी असूलों के मुताबिक इसे हासिल किया, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि जैसे मैं हमेशा से इस इलाके का हुक्मरान रहा हूं और मेरे जहन में वो तमाम चीजें सरायत कर चुकी हैं जो किसी शहनशाह के जहन में हुआ करती हैं। इस लिहाज से मैं हर वो बात तुमसे कर सकता हूं जो आम हालात में नहीं कर सकता था। बेशक तुझे इसका इख्तियार हासिल है, एपिटस ने जवाब दिया। तब मैं तुझसे कहता हूं कि बिल्कुल हकीकत बताओ, सच बोलो। जो कुछ मैं तुमसे पूछता हूं सच से बताओ। मैं सच बोलूंगा, एपिटस ने जवाब दिया। मुझे बताओ कि जो अफवाह मैंने सुनी है क्या वो दुरुस्त है? बच्चे वाली? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है शाह है कि, और मैं हैरान हूं कि ये सब क्या हुआ। इंसानी जिस्म से एक जानवर क्यों बरामद हुआ है? और तुम्हें यह भी मालूम है एपिटस कि वो जानवर किसका नुत्फा है? मैंने सवाल किया। हाँ, गुलाम कोजाल का, एपिटस ने जवाब दिया। कोया तुम्हारी बेटी काबिल एतबार नहीं है और ना ही इस काबिल को वो मेरे बच्चे की मां बने। लेकिन शाह एपिटस, अब क्या करोगे? इस बदमानस को तहतुस्सरा का हुक्मरान बनाओगे? मैं नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये तुम्हारे आपस के मामलात हैं। मैं तो एक तरह से इन तमाम चीजों से बरीउल जिम्मा हो चुका हूं। अगर मेरी बेटी मुझे अपनी मदद के लिए मजबूर न करती तो शायद मैं इसके साथ चाहना भी पसंद न करता। तो फिर कान खोल कर सुन लो एपिटस कि इस बदमानस को मर जाना होगा, मैंने भारी लहजा में कहा। लेकिन ये मेरी बेटी का बच्चा है, इसके बदन से निकला है और मेरे नाम से मंसूब होगा, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। कोया मैं एक बदमानस का बाप हूं? देखो है कि मेरे ज़हन में एक तजवीज़ है, अगर तुम चाहो तो इस पर अमल करो। हाँ कहो, तुम शाह हो पुराने तजर्बाकार, मैंने कहा। अब इस जानवर नुमा इंसान को कत्ल न करो, इसे परवरिश पाने दो और परसिफून की तवज्जो और मोहब्बत दोबारा हासिल करने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि उसके बदन से दोबारा तुम्हारी औलाद पैदा हो। उसके बाद इस बदमानस की हैसियत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। खूब कहा तुमने शाह एपिटस। क्या मैं इस औरत को कबूल कर सकूंगा जिसके बारे में मुझे अंदाजा है कि वो मुझसे नफरत करती रही है और एक ऐसे शख्स को उसने मुझ पर तरजीह दी जो किसी तरह भी काबिल एतबार न था? क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूं शाह एपिटस? अगर नहीं करोगे तो इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। भला क्या यही को बदमानस ख्वामख्वाह जानवरों की खुसूसियात क्यों न रखता हो इस इलाके का हुक्मरान बनेगा? मैंने हंसते हुए कहा। ठीक है, हम ये तमाशा भी देखेंगे शाह एपिटस। हम देखेंगे कि एक जानवर की हुक्मरानी कैसी होती है। और तुमने ठीक ही कहा। हाँ, मेरे ज़हन में ये बात बिल्कुल नए अंदाज में आई है कि इस जानवर की हुक्मरानी से तुम्हारा नाम कैसे जिंदा रहता है। मैंने कहा और एपिटस गर्दन हिलाने लगा। गोया तुमने उसे कत्ल करने का इरादा मुलतवी कर दिया है। हाँ शाह एपिटस, है कि एक चरवाहे का बेटा है, इसने अपने बारे में सोचा है ना कि अपनी पुश्तों के बारे में। अगर मेरी औलाद भी इसी तरह भेड़ें चराती जिस तरह अपनी तवील जिंदगी मैंने गुजारी है तो मेरे ऊपर इसका क्या असर पड़ता? और अगर मैं एक तवील अरसा तक हुक्मरानी की जिंदगी गुजारने के बाद भेड़ें चराने के लिए वापस चला जाऊं, तब भी मैं ये ना सोचूंगा कि कुछ बुरा हुआ। मैं तेरा मतलब समझ रहा हूं है कि, लेकिन मेरा तजर्बा कुछ और कहता है। मैं जान सकता हूं? मैंने पूछा। हाँ, सदियों की तवील जिंदगी गुजारने के लिए हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो उम्दा माहौल में सांस ले। शाह की गद्दी से उतरने के बाद जो कैफियत होती है वो तो एपिटस से पूछ। ओह गोया तुम अफसुर्दा हो। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें वो तमाम मराहत हासिल हैं जो पुरसून जिंदगी के लिए जरूरी होती हैं। बेशक, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तू मेरी बेटी के साथ बुरा सलूक बंद कर दे, एपिटस ने जवाब दिया। ओह, तो इस सलूक से अफसुर्दा है तू? हाँ, बिलाखिर बाप हूं ना। लेकिन क्या तू इसके कसूर को तस्लीम नहीं करेगा एपिटस? मुझे तो यही नहीं मालूम कि इसका कसूर क्या है। क्या तुम्हारे ख्याल में यह कसूर काफी नहीं है कि वो मेरी बीवी होने के बावजूद किसी दूसरे की बच्चे की मां है, लेकिन तुम इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके थे? यह इल्जाम भी उसने लगाया होगा। इल्जाम क्या? ये जीता जागता सबूत नहीं है? एपिटस ने सवाल किया। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस गुस्से के इजहार का तरीका मैंने कुछ और सोचा और फिर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। तुम खामोश क्यों हो गए है कि? यही बेहतर है, बस अब तुम जा सकते हो। लेकिन इससे कबल मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या? मैंने उसे देखा। बच्चे को कौंसल के सामने पेश करके तहतुस्सरा की हुकूमत का जायज वारिस करार दिया जाएगा। इससे कबल वो आवाम के सामने आएगा और जायज वारिस की परवरिश कौंसल की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद सारी औलादें वालिदैन परवरिश करते हैं। एक और बात भी सुन लो है कि हुकूमत के वारिस के कत्ल की कोशिश की सजा यकीनी मौत होती है, खा हुक्मरान वक्त ही ये कोशिश क्यों ना करे। मैं इसे कत्ल नहीं कराऊंगा एपिटस, बस अब जाओ, मैंने कहा और एपिटस गर्दन हिलाता हुआ बाहर चला गया। इसके जाने के बाद मैं देर तक सोचता रहा। इन बाप बेटी ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश तैयार की थी
लेकिन मेरे ख्याल में दोनों बेवकूफ़ थे क्योंकि मैं इनसे मुतासिर नहीं था। रही दूसरी बात है तो बहरहाल मेरी अलग हैसियत थी। अगर एक बनमानस इस ज़मीन का हुक्मरान बन जाता तो मेरा क्या जाता, और हर माजी है जो गुजर चुका है। अहमक लोग ये बात नहीं जानते थे। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत परसिफून वापस आ गई थी और अब उसे यकीनन मेरी ज़रूरत होगी। चुनांचे तन्हाइयों के वक्त मैं उसके पास पहुंच गया। एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देने के बाद परसिफून ज़्यादा हसीन हो गई थी। इसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया, गोया कोई बात नहीं थी, लेकिन बात तो बहुत कुछ थी। बस परसिफून खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत आसाब की मालिक साबित करने पर तुली हुई थी और मैं इसकी आसाबी कुव्वत को भी शिकस्त देना चाहता था। मैंने दोनों हाथ फैला दिए और परसिफून मेरी बाहों में आ गई। मेरी बीवी, मेरी महबूबा। मैंने मोहब्बत भर लहजा में कहा और परसिफून के होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। वो यही सोच रही थी कि इतने दिन से उसकी जुदाई ने मेरे जहन पर असर किया है और मैं उसकी तमाम कोताहियां भूल गया हूँ। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में ले लिया और कहने लगी, कैसे हो है कि? बिल्कुल ठीक, मेरी जिंदगी, मेरी रूह बस तुम्हारे बारे में अक्सर सोचता रहता था। चलो शुक्र है तुमने सोचना शुरू किया और मुझे बिलाशुबा इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी है। वो मुझे चूमते हुए बोली, यकीनन यकीनन, लेकिन सोचता तो मैं तुम्हारे बारे में पहले भी था परसिफून। मैंने मोहब्बत से कहा, हाँ है कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब हालात जन्म ले रहे हैं। हमारी तुम्हारी इब्तिदा बड़े खूबसूरत माहौल में हुई थी। बड़ा ही चमकदार पत्थर था वो। मैं आज भी उस पत्थर को ना भूली जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी हैसियत लेकर आया था। और जब मैं वहां से पलटी तो मैंने सिर्फ एक चेहरे को अपने ज़हन में सजाया और मेरे दिलो ज़हन के दरीचा खानों में सजने वाला चेहरा तुम्हारा था। मैं सोचती थी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें हासिल न कर सकूं। और तुम यकीन जानो उस वक्त मेरी ज़हनी कैफियत बहुत ही अजीब थी। उस वक्त अगर तुम्हारे अलावा और कोई जंग में फतेह हासिल कर लेता तो मैं अपने इख्तियारात से काम लेकर उसे मरवा देती और उसके बाद ऐलान करा देती कि मैंने इस शख्स को पसंद कर लिया है जो मेरी जिंदगी और मेरी हुकूमत का मालिक है, यानी जिसका नाम है कि है। गोया तुम थे, सिर्फ तुम। लेकिन है कि मैं नहीं जानती कि हमारे दरमियान कौन सी चीज़ रखना अंदाज होगी और तुम मुझसे दूर होते गए, न जाने क्यों। हालांकि रोज़े अव्वल की तरह मैं आज भी तुम्हें इतना ही चाहती हूँ और मेरी इस चाहत में कोई खोट नहीं है। वो यगांगत भरे लहजे में बोली, मेरा ख्याल है वो सिर्फ तुम्हारी जिद थी परसिफून। मैंने कहा, जिद नहीं यार, इंसान की ख्वाहिश होती है, जिस तरह उस वक्त मैंने सोचा था। क्या? मैंने सवाल किया। ये कि अगर तुम मेरी जिंदगी के मालिक न बन सके तो मैं इस शख्स को कत्ल करा दूंगी जो मेरी जिंदगी का मालिक बनकर तुम पर सबकत ले जाने की कोशिश करेगा। सो मैं तुम्हें हासिल कर लूंगी। इस तरह हर ख्वाहिश एक शिद्दत रखती है और मेरे जहन में शिद्दत से यह ख्वाहिश थी कि मैं जल्द अज जल्द किसी बच्चे की माँ बन जाऊं। और तुम यकीन करो है कि मैं हर वक्त यही सोचती थी कि न जाने क्यों तुम और हम इस नेमत से महरूम रहे हैं। यहाँ बात सल्तनत के वारिस की नहीं बल्कि मेरी ख्वाहिश की थी। सो है कि तुम्हें इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि तुमने मेरी इस ख्वाहिश को तस्लीम नहीं किया था और तुम्हारा तस्लीम न करना ही मेरी नफरत का बायस बना था। लेकिन वो नफरत नहीं, मोहब्बत थी, क्योंकि जिस वक्त मैं कोजाल के आगोश में होती थी तो मेरे जहन में तुम्हारा ही तसव्वुर रहता था। ताहम न जाने क्यों इस बच्चे की शख्सियत ना तो कोजाल से मिलती है और ना ही तुमसे। हाँ, यह बात मैं कहूँगी कि इस वक्त मेरे जहन में खौफ के तासरात हुआ करते थे जब यह बच्चा मेरे बदन में था और मुमकिन है इसी खौफ ने यह भयानक शक्ल इख्तियार कर ली हो। हम कितने बदनसीब हैं कि हमारा बच्चा एक इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक बनमानस है। लेकिन तुम्हारा ख्याल है क्या एक माँ अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चे को, खा वो कैसी ही शक्ल का हो, अपने हाथों से कत्ल कर सकती है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरा ख्याल है तुम बाप होने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकोगे। परसिफून की आंखों में आंसू डुबडुबा आए थे और मैं पसीजी निगाहों से उसे देख रहा था। अजीबोगरीब किरदार था, न जाने कैसी बातें कर रही थी, गोया बिल्कुल मासूम हो, गोया उसके ज़हन में ये ख्याल ही ना हो कि वो जो कुछ कर चुकी है वो कोई हैसियत नहीं रखता और मैं इतना अजीबोगरीब इंसान हूँ कि मैंने उसकी हरकतों को माफ़ कर दिया। लेकिन वो यही सोच रही थी। तब मैंने कहा, सो अब तुम्हारे जहन में क्या ख्याल है परसिफून? मेरे जहन में कोई ख्याल नहीं, अलबत्ता तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ। परसिफून ने जवाब दिया, करो, ज़रूर करो। मैंने बदस्तूर प्यार भरे लहजे में कहा, तुम ये बताओ है कि हमारे बच्चे के साथ क्या सलूक रहेगा? ओह, मेरा ख्याल है कि वो कोजाल का बेटा है और तुम्हारे बदन से पैदा हुआ है, इसलिए उसके बारे में तुम बेहतर सोच सकती हो। नहीं है कि क्या तुमने अब भी अपने ज़हन से वो नफरत अंगेज ख्यालात नहीं निकाले जो हमारे और तुम्हारे दरमियान थे? नफरत अंगेज ख्यालात? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, मेरा मकसद यही है कि तुम अब भी अपने जहन से वो सारी बातें फरामोश नहीं करोगे जो गुजर चुकी हैं। कोजाल मर गया, तुमने उसे कत्ल करा दिया, लेकिन मैंने उस पर किसी ताअस्सुफ का इजहार नहीं किया क्योंकि वो मेरा महबूब नहीं था। मेरे महबूब तुम थे, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ है कि वो बस अदम एतमाद की बिना पर हुआ था। मैं अब तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद करना चाहती हूँ। वो खलूस दिल से बोली। क्या एक बात का जवाब दोगी परसी? हाँ। क्या तुम आज भी मुझे चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं, रोज़े अव्वल की मानित।
नहीं परसिफून, यह गलत है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अगर तुम मुझे चाहती हो तो मेरे अहकामात की तामील भी कर सकती हो। बसरो चश्म, तुम मुझसे कहो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। परसिफून ने मोहब्बत भर लहजे में कहा। तब मेरी ख्वाहिश है परसिफून कि तुम इस बनमानुस को कत्ल कर दो। मैंने कहा और परसिफून का पूरा बदन लर्ज गया। उसने खौफजदा निगाहों से मेरी जानिब देखा और सुसराते हुए लहजे में कहा, कोया आज भी तुम उससे इतनी ही नफरत करते हो? ना सिर्फ आज परसिफून, बल्कि मैं हमेशा उससे नफरत करूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो मेरा नहीं, कोजाल का बेटा है। मैंने जवाब दिया। है कि क्या तुम आज भी अपने ज़हन से ये सारी बातें फरामोश नहीं कर सकोगे? परसिफून ने सवाल किया। नहीं, ये बात नहीं। मैं इस बच्चे को मुआफ कर सकता हूं परसिफून, लेकिन इन्हें मुआफ नहीं कर सकता जो इसे लाए हैं। क्या मतलब है? हाँ परसिफून, मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूं, जबरदस्त इंतकाम। अब मेरे लहजे में शदीद नफरत उमड़ आई थी और परसिफून खौफसदा अंदाज में मुझसे अलग होगी। गोया वो चौंक कर खामोश होगी। हाँ परसिफून, मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहता हूं। गोया तुम्हें मुतासिर नहीं कर सकी मैं? उसने सरसराता लहजे में कहा। बात यह है परसिफून कि मैं तुम्हें बेपनाह चाहता था। अगर मैं तुम्हारी सूरत न देखता और तुम्हारे बारे में ज़हन में ये तसव्वुरात न रखता तो अपनी इस हसीन बस्ती से निकल कर यहाँ तक न आता। हुकूमत की कशिश मुझे यहाँ तक नहीं लाई थी परसिफून, वरना तो फिरौना ने भी हुकूमत के बदले तुम्हें मांगा था। यह अलग बात है कि फिरौना अपने कहने पर अमल न कर सका, लेकिन बहरसूरत में फतेह सिर्फ है तुम्हारी चाहता था, हुकूमत की नहीं। और मैंने फतेह हासिल कर ली, हुकूमत की भी और तुम्हारी भी। और परसिफून, इसके बाद मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन इसके जवाब में तुमने एक ऐसी जिद की खातिर जो फौरी तौर पर होना मुमकिन नहीं थी, तुमने मुझसे नफरत मोल ले ली और मिलाकर तुम अपनी एक गलत ख्वाहिश की तकमील करने के बाद वापस आ गई हो। तो क्या तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारी इन कोताहियों को तस्लीम कर लूंगा? हरगिज नहीं परसिफून, मैं इस रियासत का शाह हूं और मेरे इख्तियार में बहुत कुछ है, इतना कुछ कि अगर मैं चाहूं तो इस नस्ल को भी मुअत्तल कर सकता हूं जो इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदार होगी। लेकिन मेरी जंग सिर्फ तुमसे है। जंग? परसिफून बदस्तूर खौफसदा थी। हाँ जंग, लेकिन क्यों? इसलिए कि पहला कत्ल तुम कर चुकी हो, पहला बार तुमने किया है कत्ल। हाँ, एतमाद का कत्ल। अगर तुम सिर्फ मेरी बीवी होती, ऐसी औरत जो सिर्फ इसलिए मेरे हिस्से में आ जाती कि मैंने हुकूमत हासिल कर ली थी, लेकिन तुम इस औरत के बारे में क्या कहोगी जिसके लिए जंग की गई और हुकूमत उसके बाद हाथ आई? लेकिन है कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया? गोया तुम अब भी खुद को मासूम समझती हो। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी खुशी ही तो पूरी की थी और आखिर तुम मुखालफत ना करते तो मैं इस रात में तुम्हें शरीक कर लेती। गोया तुम मुझे बताती कि तुम कौजाल से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही हो। हाँ, हम अगर एक दूसरे से ताउन करते हैं तो फिर हमें यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम किसके एतमाद को कत्ल कर रहे हैं। यह चीज़ ज़रूरत के लिए होती है, बिला ज़रूरत किसी चीज़ का वजूद है। सोचो, क्या हम ऐसी किसी बात की तरफ तवज्जो देते हैं, ऐसी किसी चीज़ को देखते हैं या इसे अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं जो हमारी ज़रूरत ना हो? परसिफून फलसफियाना अंदाज में बोली। अनोखी मंतक है तुम्हारी परसिफून, लेकिन इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि तुम एपिटस की बेटी हो, शाह एपिटस की बेटी, जिसने तवील अरसे तक तहतुसरा पर हुकूमत की है और उसे तुम्हें भी दलाइल सिखा दिए होंगे। लेकिन तुम्हारा बाप ये बात तस्लीम करता है कि मैंने अपनी खुसूसियात की बिना पर ही हुकूमत हासिल की है। वो आज भी इसका कायल है। हाँ, लेकिन एक दोस्त के अंदाज में नहीं। आखिर क्यों? इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ शामिल होकर मेरे खिलाफ साजिश में तुम्हारी मदद की। मैंने जवाब दिया और अब परसिफून बाकायदा रोने लगी। वो बड़े मासूमाना अंदाज में रो रही थी और मैं इसकी मासूमियत को देख रहा था। वाकई मक्कार औरत थी, खुद को माहौल में जम करना और अपनी जगह बनाना जानती थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। है कि कमल, इतने बुरे ख्यालात ज़हन में मत लाओ। उसने इल्तिजा की। मेरे अहकामात पर अमल करो, मैंने कहा। लेकिन मैं माँ हूं और बच्चा मेरी ख्वाहिश था, मैं इसे किस तरह कत्ल करूंगी? तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे कानून से वाकिफ नहीं हूं? कौन से कानून से? शाह एपिटस के कानून से। लेकिन क्या वो कानून अब तुम्हारा नहीं है? अगर तुम चाहो तो इसमें तरमीम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो दूसरों को अपने दलाइल से मुतासिर कर सकते हो। मैं नहीं चाहता। आखिर क्यों और कौन से कानून की बात कर रहे हो तुम? उसने पूछा। शहंशाह है कि अपनी कलमरू के हर शख्स की जान और माल का मालिक है। वो अपने किसी भी हुक्म के तहत किसी भी शख्स को जिंदगी के बोझ से निजात दिला सकता है, लेकिन खुद उसकी बीवी के बतन से होने वाला बच्चा उसकी मलकियत नहीं होता। हाँ, ये दुरुस्त है क्योंकि वो एक अमानत होता है, लेकिन इस वक्त तक वो बच्चा जब तक शीरख्वार हो माँ की मलकियत होता है, और अगर वो माँ के हाथों में मर जाए तो माँ पर कोई जुर्म आयद नहीं होता। ये दुरुस्त है। परसिफून के लहजे में फिर खौफ उभर आया। इसलिए इसे सिर्फ तुम कत्ल कर सकती हो, लेकिन तुम उसकी जिंदगी के दुश्मन क्यों हो गए हो? बता चुका हूं कि वो कोजाल का बेटा है। वो मेरा भी बेटा है कि
इसलिए मैं उसे कभी कत्ल नहीं करूंगी। हाँ, वादा है कि अगर तुम्हारा बेटा पैदा हो गया तो मैं इस पर जिद न करूंगी कि इस जानवर को कोई फोकियत दी जाए। इसके अलावा तुम्हारी कोई शर्त मुझे मंजूर नहीं है। खूब, और इसका नतीजा जानती हो? कुछ भी हो, बहुत कुछ होगा परसिफून, बहुत कुछ है। तो मैं ये समझूं कि तुम मुझसे ताउन नहीं करोगे? अदीमुल मिसाल ताउन करूंगा जाने मन, तुम देखोगी। मैं तुम्हारे सिलसिले में पहली बार अपने इख्तियारात से काम लूंगा, मैंने कहा, और परसिफून के कमरे से निकला। और उसके बाद प्रोफेसर का हंगामी दौर शुरू हो गया। परसिफून के कमरे से निकलकर मैंने पहला काम यह किया कि अपने एक मजबूत अफसर को तलब किया। इसका नाम हेराज था और मेरी निगाह में वो मेरा वफादार था। शाह एपिटस की अब क्या हैसियत है, मैंने सवाल किया। एक आम इंसान से ज्यादा नहीं। किसी दौर में तुम उसके खादिम थे, वो मेरा फर्ज था। तुम्हारा दूसरा फर्ज यह है कि इस वक्त तक एपिटस और उसकी बेटी की निगरानी करो जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा हुक्म न दूं। तामील होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर आयद होती है। हुक्म, उसने संजीदगी से कहा। एपिटस और परसिफून किसी तौर बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना मैं तुम्हें खत्तारों में शुमार करूंगा। बेहतर, मैं इन पर सख्ती कर सकता हूँ। हाँ, अगर वो बाहर जाने की कोशिश करें, कुछ और लोगों से मदद ले सकता हूँ अगर जरूरत महसूस करो, मैंने कहा, और उसने गर्दन हिला दी। चुनाचे मैं इस तरफ से मुतमईन हो गया। मैं अगर चाहता तो इस कौंसल को मुतालबे से रोक सकता था, जो वली अहद को अपनी तहवील में लेने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मैंने उसे न रोका। तब एपिटस की जरूरत महसूस हुई और एपिटस ने मेरी आदमियों की मदद से वो बच्चा कौंसल के हवाले कर दिया। खूब बंदर था, चेहरा स्याह, बाकी बदन सफेद, लंबे लंबे नाखून और मुकम्मल जानवर। मैं तो ये भी सोचने लगा था कि इसमें भी परसिफून की कोई चाल ना हो और ये बंदर सिरे से इससे पैदा ही हुआ ना हो, लेकिन बहरहाल मैं ये बातें तस्लीम कर चुका था। कौंसल के मेंबरान खुद हैरान थे कि यह जानवर किस तरह अनाने हुक्मरान संभालेगा, लेकिन वो सब मजबूर थे। एपिटस ने दरख्वास्त की थी कि उसे भी कौंसल का मेंबर बना लिया जाए, लेकिन मैंने इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया और इसे भी उसकी बेटी परसिफून के पास कैद में डलवा दिया। सो प्रोफेसर है कि हैसियत से दिन गुजरते रहे और यहाँ जिंदगी इतनी तवील होती थी कि इंसान दिल की सारी हसरतें निकाल ले। बचपन और बुढ़ापे का तो तजर्बा नहीं था, लेकिन जवानी खूब थी और हसीनाओं की भी कमी नहीं थी। इन हालात में परसिफून को कौन याद करता? वो तनहा जिंदगी गुजार रही थी और इसका बाप इसके साथ था। तब एक बार एपिटस की दरख्वास्त मुझे मिली और मुझे मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। मैंने उसे बुलवा भेजा। इन दिनों ने एपिटस को जरूरत से ज्यादा बूढ़ा कर दिया था और उन्हें ढाल नजर आ रहा था। कैसे हो एपिटस? तुम्हारी हुकूमत में तकलीफ का शिकार हूं। और क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे लिए सबसे बड़ा दुख मेरी बेटी है। परसिफून, हाँ, मेरी एक ही बेटी तो थी और वो मेरे साथ है। क्यों, उसे क्या तकलीफ है? वो तुमसे अफू की दरखास्त करती है। किस बात पर है जिसके लिए तुमने उसे कैद किया है? क्या चाहती है वो? मैंने पूछा। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी कुर्बत है। क्यों, क्या उसके ख्याल में वो अपना गुनाह धो चुकी है? हाँ, वो अब तुम्हारी खिदमत करके अपनी बकिया जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन मुझे उसकी खिदमत दरकार नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ। तहतुस सरा की हसीनाएं मेरी कुर्बत से मसरूर हैं। मैं इनकी जिंदगी में परसिफून की मुदाखलत नहीं चाहता। रही परसिफून, तो इसे चाहिए कि वो कौजाल को याद करते रहे। मैंने बेरहमी से चाहे एपिटस को वापस कैद खाने में भिजवा दिया और प्रोफेसर, इसके बाद मैंने एक तवील जिंदगी इसी तरह, इसी अंदाज में गुजारी। न जाने कितना वक्त गुजरा, कितनी सदियां बीत गईं। मैं भूल गया था कि परसिफून नामी कोई औरत भी इसी महल के गोशे में मौजूद है, लेकिन ये दिन सब कुछ याद आ गया। कौंसल की तरफ से मुझे एक दरख्वास्त मिली थी। एक नौजवान मुझसे मिलना चाहता है। कौन है वो? एक अजनबी जिसकी ख्वाहिश है कि वो आपसे मिले, लेकिन इसका मकसद वो आप ही को बताना चाहता है। ठीक है, इसे दरबार में पेश किया जाए। और जब दरबार लगा तो मुझे याद भी नहीं रहा था कि मुझसे किसी ने ऐसी दरख्वास्त की है। हाँ, जब दोबारा इजाजत तलब की गई तो मैंने इजाजत दे दी, और जो जवान मुझसे मुलाकात करने आया उसे देख कर न जाने क्यों मुझे खौफ का एहसास हुआ था। एक तवील कामत गोरीला जिसके पूरे बदन पर सफेद बाल थे और जिसकी चाल में बेहद वकार था। इससे कबल किसी जानवर को इस अंदाज में चलते नहीं देखा गया था, और इस जानवर के बारे में मैं बखूबी जानता था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इससे कबल मैंने इसे क्यों न देखा। ये कोई बड़ी बात न थी। अगर मैं चाहता तो कौंसल के परवरिशगाह में जाकर इसे देख सकता। हाँ, परसिफून का बेटा ही था, लेकिन ये नौजवान ही था। सो मैंने कौंसल से कहा, क्या यह परसिफून का बेटा है और तुम्हारी सल्तनत का होने वाला ताजदार है? मैंने सवाल किया। हाँ, जवाब मिला। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या तुम्हारे लिए ये एक दिलचस्प तजर्बा ना होगा कि एक जानवर तुम्हारा हुक्मरान हो? बिलाशुबा शाह एपिटस की बेटी परसिफून इस मामले में यकताए रोजगार है, और इसने तहतुस सरा की तारीख में एक ऐसे बाब का इजाफा किया है जिसको तुम एक अरसा दराज तक न भूल सकोगे। मैंने गलत तो नहीं कहा था, लेकिन मेरी इस बात का कोई जवाब न मिला। तब मैंने कौंसल के बूढ़े मेंबर को देखा, जो शायद कौंसल का मुंतजिम था। और तुम जवाब दो कि ये नौजवान क्या मुझसे मेरी जुबान में गुफ्तगू करेगा? नहीं शाह है कि, बल्कि इसने अपने लिए एक तर्जुमान मुकर्रर किया है।
बूढ़े मुनज्जम ने जवाब दिया, तो मैं इस तर्जमान को चाहता हूं। मैंने जवाब दिया और तर्जमान की हैसियत से जो शख्स सामने आया वो मेरे लिए इतना ही हैरान कुन था क्योंकि ये शाह एपिटस था। बूढ़ा एपिटस जो अब बहुत ही निढाल नजर आता था, लेकिन फिर भी उसकी चाल में मर्दानगी और वकार इसी मानद मौजूद था। वो मेरे नजदीक आकर रुका और झुक कर सीधा खड़ा हो गया। फिर बोला, मैं इसका तर्जमान हूं। खूब खूब, लेकिन मुझे यह बताओ एपिटस कि तुम अपनी रहाइशगाह से निकल कैसे आए। एक लंबी कहानी है मुअज़्ज़ज़ है कि, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में बता दूं। एपिटस ने कहा, हाँ जरूर, मैं सुनना पसंद करूंगा। मैंने जवाब दिया, जब तुम अपनी कोशिश कर चुके हैं कि, तो मैंने अपनी कोशिशों का आगाज किया। और जब एक शख्स एक सल्तनत को तवील अरसे तक चला चुका हो, जब वो तख्त से उतरता है तो अपने कुछ हमदर्द ऐसे जरूर छोड़ता है जो हर वक्त है जरूरत उसके काम आ जावे। चुनाचे मैंने ऐसे हमदर्द तलाश किए और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुद अपने नवासे और आने वाली हुकूमत के सरबराह की तरबियत कर सकूं। चुनाचे तुम्हारे कैद खाने में भी रहकर मैं अपने फराइज को नहीं भूला और बिलाखिर मैंने आने वाली नस्ल के नए हुक्मरान को इस काबिल बना दिया कि वो हुक्मरानी का अहल साबित हो सके। और कौंसिल के मेंबरों और दरबार वालों में ये एक मुसल्मा हकीकत है कि जब कोई शाह तख्त पर बैठा हो और उसका बेटा ये बात महसूस करे कि अब वो आनाने हुकूमत संभालने के काबिल है और शाह को माजूल होना चाहिए, तो वो दरबार में शाह से मिलता है और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता है। तो इस वक्त शाह पर यह फर्ज आयद हो जाता है कि वो अपने बेटे के हवाले वो हुकूमत करते। हाँ, ये दूसरी बात, अगर वो इसे शाह की निगाह से देखे तो फिर उसे एक अजनबी की हैसियत से ललकार दे और उसे जंग करे। तो इस वक्त ये नौजवान इस इरादे से यहाँ आया है, और क्या इसे रोकने का कोई कानून मौजूद है?